नमस्कार। लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, आप सभी के बीच में एकदम बिल्कुल लाइव एक्सक्लूसिव ये बड़ी बात प्रोग्राम लेकर आए हैं। आप सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों को जानकारी है कि इस बड़ी बात प्रोग्राम में हर एक उस मुद्दे की बात की जाती है जो जनता से जुड़ा हुआ होता है। और जनता में कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं विद्यार्थी वर्ग भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में काफी युवा है जो स्टडीज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उनके जहन में होती है और उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ इस बड़ी बात प्रोग्राम में खास मेहमान जुड़े हैं। अ, निधि सोनी मैम आज हमारे साथ जुड़े हैं, आईएएस ट्रेनर है और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। पूरा समय जो है वो निकल जाएगा। धीरे धीरे हम बातचीत करते करते जो है वो आप रूबरू भी इनसे हो पाएंगे। कुछ समय पहले भी मैम के साथ हम जुड़े थे, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था पिछले साल लॉकडाउन में। हमने एचएस प्रीलिम्स को लेकर बातचीत करी थी, आईएएस वगैरह को लेकर बातचीत करी थी। आज के इस सेशन में भी कुछ इसी तरह की बातें यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स में, बच्चों में ये अक्सर देखा गया है, मैम आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि बच्चे प्रीलिम्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्र अपना करके रखते हैं। इन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूर जानना चाहेंगे आप इस समय पर, क्योंकि कोरोना महामारी है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, आपका इस पर क्या टेक है? आप आईएएस और एचएएस बच्चों को ट्रेन करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से परिस्थितियां कोरोना वायरस की प्रदेश में चली हुई है, देश में चली हुई? सबसे पहले तो नमस्कार सभी हमारी ऑडियंस को, और बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स टीवी को ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है, फिर से अवसर मिल रहा है देवभूमि को हमें अपनी सेवाएं देने का। सो मनोज, में कोविड पेंडेमिक में ये एक दौर है, ये एक फेज चला हुआ है, बट विद्यार्थियों के लिए, जो लर्नर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए यही है कि ये फेज है, निकल जाएगा, दिस शैल पास। जो वक्त है ये गुजर जाएगा, समय लग सकता है, चैलेंजिंग है। इसमें चैलेंजिंग भी इस टाइम को यदि हम यूटिलाइज कर सकें, अपने वीक एरियाज को जो है कवर अप करने में, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में, और जहां जहां हम इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूव करने में, है ना। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, इस बार जो अर्शिया शर्मा जो ऑलरेडी ईटीओ फंक्शन कर रही थी हिमाचल प्रदेश में, अब वो एचएस में इस बार सेलेक्ट हुई है ना, शी विल बी सिलेक्टेड एज एसटीएम। उन्होंने भी अपने इस लॉकडाउन पीरियड को और इस कोविड पेंडेमिक को बहुत पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज किया, राइट। उन्होंने भी इसी तरह से, दैट इज हाउ वो इस चीज को जो है वो आगे पहुंच पाई, और उन्होंने एग्जाम निकाल दिया। सेम हमारे और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, उमेश राव, ऐसे बहुत सारे सिलेक्शंस जो इस बार ही हमारे इंस्टीट्यूट से 7 सिलेक्शंस हुई हैं। स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर के नेशनल लॉकडाउन को ही जो है वो काफी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। तो जो लर्नर्स और एस्पिरेंट्स हैं वो इस अनसर्टेनिटी में ना जाएं कि एग्जाम कब होगा, कैसे सिचुएशंस इंप्रूव होंगी। नहीं, सूनर और लेटर एग्जाम तो होगा ही, है ना, और वो ऑफिसर्स भी बनेंगे, सिर्फ सही वक्त की इंतजार है ना। इस समय को जो है यूटिलाइज करें, अपने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको रिवीजन करें, रिवाइज करें, एरियाज को इम्प्रूव करें, आइडेंटिफाई करें कि जो छोटे छोटे एरियाज हैं, जो कई बार समय की कमी की वजह से हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वो कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, है ना। तो कोविड पेंडेमिक जो जी 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 मैम, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट कोई क्या सजेशंस यहाँ पर रहेगी, क्या टिप्स यहाँ पर रहेंगे, डेफिनेटली वो भी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों को फेस करनी पड़ रही होती है इस समय पर, इस दौर की अगर हम बात करें। इस समय जो है इनकी जो चैलेंजेस हैं वो 2 एरियाज में है। एक तो एकेडमिक तो है ही, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन उसके लिए माध्यम से, टेक्नोलॉजी माध्यम से उतने अडेप्टेबल नहीं है, राइट। तो उनको जो है फिजिकल क्लासरूम से ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पाती हैं। और दूसरा जो एंगल है उनका वो साइकोलॉजिकल है, जहां पर अनसर्टेनिटी की वजह से कई बारी जो है एक ही लॉकडाउन के पीरियड में एक ही बार करते करते उनमें डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है।
तो इस एरियाज के लिए यही है कि वो अपनी अप्रोच को ग्रेजुअल अप्रोच रखे, जैसे स्टेप बाय स्टेप रखे, है ना, और जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, थोड़ा सा अपना साइकोलॉजिकल एंगल, अपनी मेंटल हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने के लिए, है ना, अपना जो है बेसिक्स जो है, से सपोज सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सम देयर हॉबीज मे बी फ्रॉम रीडिंग टू कुकिंग टू जो भी उनके एरियाज हैं उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि हर वक्त सिर्फ एकेडमिक्स पर टू मच फोकस करेंगे, ओवर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो उनकी एनर्जीज जो है ना बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम्स में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। तो उसको वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करें। जी मैम, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी विचार यहाँ पर होता है कि एचएएस का अगर एग्जाम देना है या अलाइड सर्विसेज के एग्जाम्स देने हैं तो उनका ये मोटो यहाँ पर रहता है कि हमें ये प्रीलिम्स जो है वो क्लियर करना है, प्रीलिम्स अगर निकल जाए तो फिर हम बाद का आगे को देखेंगे। ये स्ट्रेटेजी कितनी गलत और कितनी सही यहाँ पर रहती है? और कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी जो है वो इस तरह से ही कोचिंग दी जाती है कि पहले आप जो है वो अपने प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए, उसके बाद मेंस का देखा करना। जी ये ऐसा है कि ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में बहुत सूटेबल नहीं रहेगी। उसका रीजन क्या है, आप एग्जाम की नेचर को हर कैंडिडेट को समझने की जरूरत है। जो ये जर्नी आप शुरू करते हैं, यहाँ पर जो है आपको मेंस भी पढ़ना है और प्रीलिम्स भी पढ़ना है। ये एक इंटीग्रेटेड जर्नी है, नहीं, मेंस बड़ी चीज है, मेंस से ही आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको इलैबोरेट करूं, यदि मेंस में आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसी से आपके प्रीलिम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिपेयर होती है। तो पहली चीज जो है एस्पिरेंट्स को, इसको आप सेग्रीगेट करके तोड़ तोड़ के मत करें। आप ये सोचिए कि ये जो है एक ही जो है सिक्के के दो पहलू हैं और इसको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप प्रीलिम्स, यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेंगे और मेंस में यदि आपकी जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं, एसए के पेपर हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर्स हैं, आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर हैं, यदि आपके वो नहीं प्रिपेयर होंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो जो 2 महीने का बीच में आपको इंटरवल जो टाइम मिलता है उसमें उसकी तैयारी करना, उसका रिविजन करना, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, नो डाउट प्रीलिम्स क्लियर करना आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ एस्पिरेंट्स को कि आपका मेंस जितना स्ट्रेंथन होगा उसी में से प्रीलिम्स डिड्यूस होता है। तो मेंस बड़ी चीज है, बड़ा कर लेंगे तो उसमें से छोटा ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाए। इस तरह से जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रीलिम्स से कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, लेकिन जब वो मेंस में जाते हैं तो फिर वहां से कॉन्फिडेंस डाउन भी हो जाता है, क्योंकि तैयारियां ही प्रीलिम्स के हिसाब से चली होती है। जी, और एक बात और भी है इसमें, जी, क्योंकि ये बड़ा लंबी जर्नी है, विशेष है। यदि आपने प्रीलिम्स कर लिया, आगे मेंस नहीं हुआ, आपको फिर से प्रीलिम्स करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपका फटीग लेवल बढ़ जाएगा, आपको रिपीटिशन से बोर्डम आने लग जाएगी, आपको लगेगा ये फिर से पढ़ना है, वही सब्जेक्ट्स आप फिर से पढ़ रहे हैं। तो वो जो तैयारी की जर्नी में एक जो ताजगी रहती है, एक जो आपकी फ्रेशनेस रहती है अप्रोच में, वो नहीं रहेगी, आप जल्दी थक जाएंगे। अब लंबी रेस आपने तय करनी है तो आपको अपनी एनर्जीज भी जो है वो थोड़ी सेव करके चलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही मैम। अब आप ही के सवाल पर आऊंगा, हालांकि मैं अब इंटरनेट वाले सवाल पर भी आ रहा था, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि फटीग जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है और डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं, मेंस को लेकर भी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ अंकों से वो रह जाते हैं, कुछ अंकों से उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। तो कैसे फटीग को जो है वो कम से कम किया जाए, कैसे स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखा जाए, कैसे खुद को ताजा रखा जाए? देखो, इसमें सबसे पहले तो हर कैंडिडेट को ये जानना जरूरी है कि ये पढ़ाई वो क्यों कर रहे हैं। वाई ऑफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। यदि उनको अपना लक्ष्य क्लियर है, अपना गोल क्लियर है, राइट, चाहे वो हमें इसके लिए नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, हमें लाइफ में सेटल होना है, उनको अपने पर्पस की क्लैरिटी होनी चाहिए, वही उनकी उस गोल को ताजा रखेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब वो ये जर्नी फिटिक क्यों होता है, क्योंकि हम कम समय में अपने से ज्यादा अनड्यू एक्सपेक्टेशन करके ज्यादा काम करते हैं।
कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से मैनेज करें। नहीं तो फटीग लेवल इसलिए कम हो, अपने आप से अनड्यू एक्सपेक्टेशंस मत करें, पेशेंस रखें कि कम से कम 1 साल की आपको तैयारी चाहिए जिसमें आप तीनों स्टेजेस को हॉलिस्टिकली जो है वो आप कनेक्ट कर सकें। दूसरा, हमें फटीग लेवल इसलिए भी होता है क्योंकि आजकल हमारे पास बड़े ब्रॉड फ्रेमवर्क्स में टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और मीडियम्स अवेलेबल है, तो हमें बहुत कॉमन फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं, हमें लगता है यही हमारे लिए सूटेबल होगा। हम बहुत इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते। इसके लिए मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगी कि इस जर्नी में एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। जैसे वो कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, एक मेंटर की हमें जरूरत पड़ती है जो हमें ये फिल्टर की तरह हमारे लिए काम करे, जो हमें ये बता सके कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बच्चों को फटीग क्यों होता है? क्योंकि हम ये ज्ञान के अथाह समुद्र में एकदम से छलांग लगा देते हैं। अब वो ओशियन ऑफ नॉलेज का कोई एंड तो है नहीं, तो हमें लगता है हम स्टूडेंट की तरह हम ऐसे होल्डर्स बन जाते हैं। हमें लगता है जहां से नोट्स मिल रहे हैं, जहां से मटेरियल मिल रहा है, हमारे पास सब होना चाहिए, हम ये भी कलेक्ट कर ले, ये भी कलेक्ट कर ले। बट बिलीव मी, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में जब रिवीजन और का टाइम आता है तो हमें समय नहीं मिलता वो सारे नोट्स को रिवाइज करने का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि एक फिल्टर मैकेनिज्म ना होना, मेंटर की गाइडेंस ना होना, इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज गाइडेंस ना होना, ये जो है कहीं ना कहीं हमारी फटीग को बढ़ाता है। और फिर नेचुरली फ्रस्ट्रेशन, जब एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, वो नेचुरल आउटकम है कि हमें फ्रस्ट्रेशन होगा, बट उसके थोड़े समय बाद जरा ये देखें कि कहाँ कमी रह गई, कैसे हम फर्दर अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल भी आ रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें भी हम बीच में इंक्लूड करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है और ये विचार हमेशा रहता है जब भी वो इस तरफ जाना चाहते हैं कि क्या अगर आपको एचएएस बनना है या आईएएस बनना है, स्पेसिफिकली बात करेंगे एचएएस पर क्योंकि हिमाचल की जनता हमें ज्यादा देखती है, क्या एचएएस अगर हमें बनना है तो कितना मिनिमम या मैक्सिमम कितना मिनिमम टाइम चाहिए? क्या 1 साल के अंदर कोई विद्यार्थी, कोई अभ्यर्थी एचएएस का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकता है, या जैसे कहते हैं, या बहुत सारे लोगों के बीच में अवधारणाएं बनाई गई होती है कि नहीं बड़ा टाइम लगता है, इसको तो इस तरह से किया जाता है, उस तरह से किया जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? यदि एक एस्पिरेंट का काफी ओपन माइंड सेट है कि वो सीखने को तैयार है और उसकी बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है, ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि और उसको प्लानिंग और प्रायोरिटाइज कर लिया जाए सिलेबस को, एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को, तो मैंने यहाँ पे आपके साथ 3 पीस की बात की है कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, पेशेंस के साथ प्लानिंग और प्रायोरिटाइज कर लें तो 1 साल जो है वो मोर देन सफिशिएंट है इस प्रिपरेशन को समझने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए। प्रॉब्लम तब लगती है जब हम सारी जो नॉलेज के हमारे डिफरेंट जीके के जो कोर्सेज या सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्रॉब्लम हमें तब लगती है, टाइम हमें तब ज्यादा लगता है। हमसे जनरली क्या हो जाता है कि यदि सपोज करो कोई कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड से है, उसको हिस्ट्री में बहुत मुश्किल आ रहा है, उसको हिस्ट्री याद नहीं हो रही है, उसको रट्टा लगाना मुश्किल लग रहा है, तो कैंडिडेट हिस्ट्री पे ज्यादा समय बिताएगा। तो शुरू में तैयारी में समय इसलिए लगता है, जबकि शुरू की तैयारी में समय उस पर लगाएं जो आपके स्ट्रेंथ है, जो आपके एरियाज हैं। यदि कोई लॉजिक सब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव जहां पर इंफॉर्मेशन है, यदि उसको पहले प्रिपेयर करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका एक कंफर्ट लेवल भी सब्जेक्ट्स के साथ डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एचएस की तैयारी के लिए आपको अपनी जिंदगी का बहुत प्राइम टाइम और बहुत क्रुशियल ईयर्स उसी में डिवोट करने पड़ते हैं। यदि आप फोकस स्ट्रैटेजी से चलें, जैसे मैंने पहले भी कहा, रेलेवेंट स्टैंडर्डाइज सिंपल टेक्स्ट बुक से पढ़ें। देखिए एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, हम जैसे हम एसएनएम आईएएस एकेडमी में भी 3 टूल्स यूज करते हैं कि आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है तो पहला टूल फिर दूसरा हम आपके रेगुलर टेस्ट लेते हैं और फिर उसके बाद आपने जो है फाइनली आपने अपनी इस पूरी जर्नी में आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और टूल्स यूज करेंगे। यदि उसका जो कॉम्बिनेशन है यदि वो रेलेवेंट बन जाता है तो इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। जब हम जर्नी को प्रेशर की तरह लेते हैं और लगता है कि नॉलेज बहुत भार है हमारे ऊपर, जब हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेते हैं, उसमें आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं देख पाते, तब हमें ये इसमें ज्यादा टाइम लगता है। जी
मैम अक्सर जी देखा गया है कि स्कूलों में तो बच्चे पढ़ लेते हैं, स्कूल कॉलेजेस से पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो इस जी तरह के एग्जाम्स की तैयारियां करने लगते हैं तो मान लीजिए अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी कहीं जा रहे हैं या खुद वो घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जी उनका मनोबल कुछ बच्चों का टूट जाता है कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। स्कूल में हम अच्छे अंक लेते थे, अच्छी कैटेगरी में हम थे, अब ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी यहाँ पर होता है। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस हिसाब से जो है वो खुद को यहाँ पर मेंटेन रखे, अपनी मेंटल हेल्थ भी और साइकोलॉजिकली भी वो किस तरह से खुद को प्रिपेयर करें? इसके लिए सबसे पहले एस्पिरेंट जो है अपने एग्जाम की जो जर्नी है, उसकी जो 3 स्टेजेस है, उसकी नेचर को समझे सबसे पहले। जी कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो हर बच्चे की बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक फंडामेंटल स्किल्स और नॉलेज को असेस करेगा, और वो जी रिकॉग्निशन टेस्ट है, राइट। और जो आपका और मेंस का एग्जाम है वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी सोच को, आपके पर्सपेक्टिव को, कि आप में ब्यूरोक्रेट बनने की, ऑफिसर बनने वाली क्वालिटीज हैं कि नहीं, वो उसको असेस करेगा। और फिर जो थर्ड आपका इंटरव्यू वाला एग्जाम है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा, आपकी पर्सनालिटी देखेगा। तो यदि हमें जी एग्जाम की रिक्वायरमेंट की समझ हो तो उसके हिसाब से हम अब पहला स्टेप कहाँ से शुरू करेंगे, हम सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे जो हमें प्रीलिम्स जी के लिए चाहिए। तो जिस बच्चे को जी लग रहा है कि वो बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहा है और उसे कुछ भी नहीं मालूम है, तो उसका पहला स्टेप होना चाहिए, जैसे हम नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हमें कुछ नहीं मालूम होता, तो पहला स्टेप जी एनसीईआरटी बुक से उसको अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए। लेकिन जी अक्सर यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स के पास सारी लिस्ट आ जाती है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, ये रेफरेंस बुक्स पढ़नी है। तो जी स्टूडेंट्स हमेशा स्टूडेंट्स और लर्निंग मोड पे ही रहते हैं। जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कब आती है, जब वो अपनी नॉलेज को चेक नहीं करते, टेस्ट नहीं करते। बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम चैलेंज करें, कि हम क्या करें, टेस्ट दें। जैसे कि जी सपोज आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज टेस्ट देते रहे, तो आप जी जितना पढ़ रहे हैं, जितनी जर्नी कवर कर रहे हैं, वो आपका साथ साथ प्रिपेयर होता है। तो उससे आपको फीडबैक भी मिलता रहेगा और जी कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि आपने कुछ जो है वो एक्वायर किया है। दूसरी बात, अपने जो आपका जी टाइम टेबल है, जो पूरे दिन का आपका स्केड्यूल है, उसको कुछ हिस्सों में बांटे। ऐसा ना करें कि यदि आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक नेशनल लेवल की चीज पढ़ रहे हैं तो नेशनल पढ़े, स्टेट को जानना भी उतना ही जरूरी है ना। तो उसके जी साथ स्टेट के साथ बैलेंस बनाएं। बहुत बारी कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में, हिमाचल स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसका जीएस का सेकंड पेपर है, सीसैट जिसको हम बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ में रखें। तो अपने दिन के जो उनका टाइम टेबल और स्केड्यूल है उसको 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, जिसमें नेशनल लेवल भी पढ़ना है, स्टेट लेवल भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, और हर संडे को अपनी वो इंफॉर्मेशन उन्होंने असेस करनी है, चेक करनी है, टेस्ट देने हैं। जी इस तरह की प्रैक्टिस जो है हम इवन SNMIS अकेडमी में भी रेगुलर करते हैं। जी मैम, यहाँ पर ये जरूर जानना चाहेंगे कि मेंस जी जब लिखने हम जाते हैं तो मेंस की जी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए? क्या रीडिंग ज्यादा करके, चाहे अखबार पढ़ के या बुक्स को पढ़ के, क्या राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है? राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने, क्योंकि कुछ बच्चे नॉलेज होती है उनको, लेकिन वो उस जी तरह से उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नहीं कर मेंस। अगेन यहाँ पे जो सब्सटेंस है मेंस का वो क्या है, आपको कम समय में और कम नपे तुले शब्दों में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को देनी है। तो जी जिन स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेंस से अवेयर होंगे, तो हमारे मेंस में टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल है यहाँ पर। कि आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो आपको 4 मिनट में ही अटेम्प्ट करने हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 6 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो 15 टू 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला जी पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए स्टूडेंट्स जो है एवरी डे एक आंसर जो है स्टॉप वॉच के थ्रू लिख सकते हैं। शुरू में टाइम जी बढ़ा दिया, 10 मिनट रखा, और धीरे धीरे उस टाइम को रिड्यूस करके जैसे 8 मार्क्स के लिए 6 मिनट्स पे आए। तो पहला जी क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा जो स्टूडेंट्स के साथ हमेशा जो इशू आते हैं वो क्या है, जब वो अपना आंसर लिखते हैं तो उनको वर्ड लिमिट नहीं ध्यान में रहता, वो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं। तो जी कोशिश ये करनी है, जो डेवलप करनी है स्किल, कि आपने एक ही इंफॉर्मेशन को एक ही बारी में प्रोड्यूस किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सबको मालूम है कि हमारे कंट्री में एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है, नीति आयोग।
तो यदि उसके बारे में कोई सवाल है तो जनरली स्टूडेंट जो एक बिगनर है वो कैसे लिखता है, नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 फुल स्टॉप। नीति आयोग इज अ थिंक टैंक और एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल स्टॉप। इसी इंफॉर्मेशन को यदि हम एक लंबा सेंटेंस बना के कर दें तो हमारा टाइम भी बचता है और स्पेस भी बचता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात मनोज, इसमें जो बच्चों को सीखने की है, जो बहुत जरूरी है, सिर्फ पेपर जो है मार्क्स लेने, एवरेज मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि उसको अच्छे मेरिट से क्लियर करने के लिए, वहां पर यहाँ पर मैं अक्सर इसको एक 3I मॉडल बोलती हूँ हमेशा। 3I मॉडल का मतलब है यहाँ पर इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो पहला I क्या होना चाहिए, आपका जो आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है और जो विड्थ ऑफ नॉलेज है उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब कई बार पढ़ते वक्त हमारी अप्रोच होती है कि हम इतनी डेप्थ में पढ़ते हैं कि एज इफ कि हम भूल जाते हैं कि हमने ऑफिसर बनना है, स्कॉलर नहीं बनना। तो वो डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन विड्थ 360 डिग्री हमारी विड्थ नहीं कवर होती। तो जब आंसर को लिखे तो ये देखें कि इसका डिफरेंट डायमेंशंस, जैसे कि इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल, क्या क्या डायमेंशंस हो सकती हैं। दूसरा आई जो इसमें आता है वो है कि आप इंटीग्रेशन करें नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन का स्टेट लेवल की इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे अभी इस प्रोग्राम से पहले मैं देख रही थी कि हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स पे रिजल्ट आया है। तो नेशनल लेवल पर इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, ऑल राइट, लेकिन स्टेट लेवल पर भी उसको इंटीग्रेट करें कि हिमाचल स्टेट का इसमें 74 स्कोर आया है, इसका 2nd रैंक आया है हिमाचल स्टेट का, तमिलनाडु स्टेट के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिस स्टेट में हमें नौकरी चाहिए, जिस स्टेट में हमने काम करना है, उसके बारे की इंफॉर्मेशन हमें अपने आंसर्स में यूटिलाइज करनी चाहिए। और तीसरा जो ई आता है, आई आता है इसमें, वो आई है इंटीग्रेशन ऑफ योर स्टैटिक नॉलेज, जो आप कन्वेंशनल नॉलेज पढ़ते हैं, एंड योर करंट नॉलेज। और वो करंट नॉलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरली मेंस में ऐसे पता नहीं चलता है कि एग्जामिनर ने कोई करंट क्वेश्चन पूछा है, राइट, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम उसको स्टैटिक के साथ अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दें। छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, जो एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स तैयार करते हैं तो वो करंट में बहुत बच्चे तैयार करते हैं कि हमारा डिफरेंट इंडेक्सेस पे क्या इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है या हिमाचल स्टेट की क्या परफॉर्मेंस है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ले लीजिए। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इकोनॉमी पर आ गया कि नेशनल लेवल पर जो है हम क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर करंट की इंफॉर्मेशन डालिए कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, स्टेट का रैंक इंप्रूव हुआ है और हमने ये इनिशिएटिव्स किए हैं। यदि एग्जामिनर ने डायरेक्टली नहीं भी पूछा, आप उसको यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रीलिम्स की करंट की नॉलेज को। तो ये लेकिन कैसे आएगी ये इंटीग्रेशन? ये प्रैक्टिस से आएगी। जैसे इंस्टीट्यूट में हम बहुत टेस्ट, जैसे अभी ये कोविड पेंडेमिक का टाइम है, यू विल बी, आई एम प्लीज टू शेयर इट विद यू कि हम ऑलरेडी 100+ कैंडिडेट्स जो हैं ऑलरेडी एनरोल्ड हैं फॉर मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज। तो वो एक हमारा एक PMP प्रोग्राम है, इट इज पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम हर कैंडिडेट की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उनको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते वक्त ये इस तरह के मॉडल्स अपने बना लें, जिसमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें और इंटीग्रेशन कैसे करनी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, इसका भी ध्यान रखें। जी जरूर। इसी के साथ साथ मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि हम लिखने में बड़े अच्छे हैं, हम स्कूल में भी बड़ा अच्छा लिख लेते थे और अच्छे मार्क्स हम ले लेते थे, वो मेंस की तैयारियां करना भूल जाते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स तक ही खुद को सीमित रखते हैं कि मेंस का हम देख लेंगे एक बार प्रीलिम्स हो गया। उन बच्चों के लिए आपका क्या कहना है कि किस तरह से ये एकदम नई सीरीज होती है, नई पारी होती है, ये स्कूल कॉलेजेस से हटकर, क्या इस पर कहना चाहेंगे? क्या वैसा ही ये होता है या कुछ अलग तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है? मनोज, बहुत रेलेवेंट आपने ये सवाल पूछा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने सभी एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, जो आप ये HS का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसका बेसिक सब्सटेंस समझिए कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो आप सब डिवीजन में SDM बनेंगे, आप तहसील में तहसीलदार बनेंगे, आप ब्लॉक में BDO बनेंगे और डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके पास डिफरेंट पोस्ट होंगे। तो आप उसको अपना जो है टॉप डाउन लेवल से सोचिए, विजन से सोचिए कि वो जो नौकरी आपको चाहिए, जो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ थ्योरी के आंसर्स रट्टा लगाने की नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि जो हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेज डेज में पढ़ा वैसे ही आंसर्स रिप्रोड्यूस करना।
एग्जामिनर आपको क्यों सेलेक्ट करेगा? वो सिर्फ इसलिए नहीं सेलेक्ट करेगा कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने एमए किया हुआ है या आपने इतनी बुक्स पढ़ी, वो इसलिए सेलेक्ट करेगा क्योंकि आपके आंसर्स में एक फ्रेशनेस है। आपका एज वुड बी ब्यूरोक्रेट आपकी जो अप्रोच है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव है। आप रिफॉर्म्स, जिस सिस्टम मशीनरी में आप गवर्नमेंट की मशीनरी में काम कर रहे हैं, आप उसमें फ्लेक्सिबल वे से काम करेंगे, अडेप्टेबल वे से काम करेंगे। ये अप्रोच ध्यान में रखते हुए इसका मतलब आपके आंसर्स में, यहाँ भी मनोज में एक हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है हमारे इस प्रोग्राम का, हम इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट्स के साथ करते हैं, उसको मैं डिफरेंट आर मॉडल कहती हूँ अक्सर, कि हमने मेंस में वो नहीं लिखना जो हमें आता है, हमने वो लिखना है जो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन लिखनी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, रिफ्रेशिंग इंफॉर्मेशन लिखनी है, और हमें इसमें काफी ज्यादा जो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, रिफॉर्म ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो हमारा, जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पेपर लिखते हैं तो हम स्टूडेंट की तरह लिखते हैं। जब हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं तो इसमें हमारी अप्रोच एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी की तरह होनी चाहिए कि यदि आप उस सिचुएशन में होंगे तो हमारे पास अब दो चॉइसेस, या तो हम कंप्लेन कर लें, सिस्टम को क्रिटिसाइज कर लें, लिमिटेशंस देख लें, या हम उसमें सजेशंस दें, सॉल्यूशंस दें, क्या किया जा सकता है इसके बारे में दें, या क्या अब तक हो चुका है इसके लिए जो है हम पाठ करें। तो आंसर्स की रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि हम सोल्यूशन ओरिएंटेड है, हम में एक विजन है, हम एक फ्यूचर रोड मैप दे सकते हैं एग्जामिनर को, और हम सवाल के हिसाब से भी। अगेन मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यदि अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि नीति आयोग ये करता है, सपोज करो छोटा सा सवाल है कि नीति आयोग हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए क्या काम कर रहा है, राइट? तो हम यहाँ पर नीति आयोग से इंट्रोडक्शन ना शुरू करके ये जो बड़ा शब्द है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ से शुरू करें। मेंस में जब बच्चे आंसर लिखते हैं तो बच्चे जनरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत देते हैं कि नीति आयोग ये है, इस ईयर में फॉर्म हुआ, इसका स्ट्रक्चर ये है, जबकि वो फैक्चुअल नॉलेज जो है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स में टेस्ट हो चुकी है। मेंस के आंसर लिखने के लिए आपको एनालिटिकल नॉलेज देनी है और आपने अपने टूल्स आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम पेपर लिखते हैं तो आप ये, जैसे रीजनल इंस्टीट्यूशंस के आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आसियान क्या कर रहा है, बिम्स्टेक क्या कर रहा है, ब्रिक्स क्या कर रहा है, तो बच्चे पहले लिखना लग जाते हैं कि ब्रिक्स में ये 5 नेशंस हैं, या एशियान इस ईयर में फॉर्म हुआ था। आप उसकी कुछ रिफ्रेशिंग इंफॉर्मेशन दें, जैसे कि सपोज उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो वर्ल्ड के ट्रेड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। देखिए एग्जामिनर भी जो है उसने कितनी आंसर बुकलेट्स चेक करती है, राइट? आपके आंसर से उसको ये कन्विंस होना चाहिए ना कि आपके आंसर्स में एक यूनिकनेस है, एक नोवेलिटी है, तो आप चीज को क्वेश्चन के हिसाब से मैनिपुलेट करना सीखें। तो मैं एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, बच्चों ये जो आंसर राइटिंग होती है ना, ये एक जर्नी होती है, ये एक ही बार में एकदम से अचीव भी नहीं होती, लेकिन ये एक आर्ट होता है। हमारी जो कला है वो कैसे निखरती है, हम जितना प्रैक्टिस करते हैं कला और निखरती रहती है। तो आंसर राइटिंग भी जो है वो एक नैक है, एक आर्ट है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, उसको हम सीख सकते हैं। जब हम घबराते हैं, हम थोड़ा शर्माते हैं, झिझकते हैं ना, हम इससे थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं, दूर भागते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करनी। पता नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड समटाइम कि ये लेजीनेस या ये प्रोकास्टिनेशन क्यों आ जाती है, लेकिन मुझे अभी यही समझ में आता है कि स्किल ना होने की वजह से ही हम चीजों को जो है वो डिले करते रहते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप 3-4 महीने अपने आप को समय दीजिए, अपने एक मेंटर से जो है अपने आंसर्स इवैल्यूएट कराइए, आपको बहुत जो है रोशनी होगी, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम में कमियां हैं और उसको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जी मैम, कहीं ना कहीं अखबार की अगर हम बात करें, न्यूज़पेपर की हम बात करें, डेफिनेटली द हिंदू मेरे ख्याल से प्रेफर किया जाता है। हिमाचल के एस्पिरेंट्स क्या द हिंदू को फॉलो करे या कोई और ऐसा न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर कितना कारगर सिद्ध होता है, कितना कारगर साबित होता है इस तरह के एग्जामिनेशन? जी देखिए, जो एचएस के एस्पिरेंट्स हैं, द हिंदू उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्टेट का जो लेवल है उसके लिए हम जो है द ट्रिब्यून को फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को।
द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू पेपर में उनका नेशनल लेवल का भी जो कवर होता है वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। उसका कारण है क्योंकि एचएस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्टेट ओरिएंटेशन से पूछे जाते हैं। तो स्टेट को एपी सेंटर बनना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा हिमाचल स्टेट रहना चाहिए। दूसरी बात, जब वो द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर या द इंडियन एक्सप्रेस में जनरली एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है, लेकिन उसमें भी मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, हमें एक मेंटर और फिल्टर मैकेनिज्म चाहिए कि उसमें भी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। सारा न्यूज़पेपर हमेशा हर बारी रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन यदि जो न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन चल रही है तो हर कैंडिडेट उससे ये क्लू ले सकता है कि प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे कंट्री में लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी को लेकर काफी डिस्कशंस चल रही, तो अब इस न्यूज से ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि प्रीलिम्स में यूनियन टेरिटरी पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या सपोज करो अभी साइक्लोन्स की बात हो रही है या कोविड वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से, बायोटेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये सवाल आ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में जो लिखा है डायरेक्टली वो नहीं आएगा, बट उससे हमें इन्फर करना होगा कि उससे रेलेवेंट क्या चीज पूछी जा सकती है। जी मैम, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी एप्स भी आ चुकी है। चाहे हम यूट्यूब की बात करें, वहां पर बताया होता है कि कैसे कैसे एग्जाम्स को क्रैक करें। बहुत सारा हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन सब तरफ है। बच्चे यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं कि सही सूचना, सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन, सही मटेरियल कहाँ से कलेक्ट किया जाए। आप यहाँ पर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को जो यहाँ पर इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं या वीडियोस देखकर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं? देखिए, नो डाउट टेक्नोलॉजी ने हमें उसको आसान जरूर किया है हमारी जर्नी को, लेकिन अगेन यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें कई बार जो बिगनर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने सिलेबस को अच्छी तरह से ध्यान से देखें, सिलेबस के टॉपिक्स को देखें किस तरह से रेलेवेंट है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को, यदि आप एचएस फोकस कर रहे हैं तो आप जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो चैनल्स है या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो आपकी ऑनलाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए एचएस में यूजफुल नहीं होती है। तो ये जनरली स्टूडेंट्स के क्या होता है, उन्हें लगता है हम आईएएस पढ़ रहे हैं तो एचएस हो ही जाएगा, बट जो नेचर ऑफ एग्जाम है, जो सब टॉपिक्स हैं, जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले सिलेबस को जो है वो ध्यान में रखिए। यदि आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, ब्रॉड फ्रेमवर्क आप समझ लीजिए, ब्रॉड गाइडलाइंस में हमेशा कहती हूँ आप रेफरेंस समझ लीजिए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपनी वीकनेस क्या है, आपका अपना साइकिल ऑफ लर्निंग क्या है, आपका जो है कोर एरिया क्या है। तो आप यदि ब्लाइंडली एक ही सजेशन को या एडवाइस को या किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी जो उस एक पर्टिकुलर सक्सेसफुल कैंडिडेट पर एप्लीकेबल हुई वो आप पर भी एप्लीकेबल होगी, ये जरूरी नहीं है। तो आप उसको ब्रॉड गाइडलाइंस के लिए, रोड मैप्स के लिए, बेसिक क्लैरिटी के लिए रेफर कीजिए, लेकिन वो आपको सिर्फ ये बता देते हैं ये प्लेटफॉर्म्स की ये व्हाट ये करना है। बट जो मेरा इंटेंशन है या जो हमारी डिस्कशन का भी जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि हाउ ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसको कैसे करना है। तो ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको पहला स्टेप शुरू कर देते हैं, आपको इनिशिएट कर देते हैं व्हाट, लेकिन आगे जाके हम लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हमें हाउ ऑफ इट नहीं पता चलता, प्रोसेस, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे ऑपरेशनलाइज करना है वो हमें क्लियर नहीं होता। उसके लिए बहुत जरूरी है यू सीक सपोर्ट, यू सीक हेल्प, यू सीक गाइडेंस, है ना। किसी से बातचीत करके, यू नो, इवन एसएनएम में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, बट द पॉइंट इज एसएनएम के भी बहुत सारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम टाइमली हर तरह की इंफॉर्मेशन अपडेट्स करते रहते हैं। यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन ताकि आपको ये पता चल सके कि ये इंफॉर्मेशन एचएस पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, ताकि आप यूपीएससी और आईएएस पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म्स में
लॉस्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि आपका टाइम जो है वो इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन के कलेक्ट करने में निकल जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम, लॉकडाउन का समय चला हुआ है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, बच्चों को आप क्या यहाँ पर सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से वो घर में बैठकर अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं? किस तरह से, जैसे कि एक कमेंट भी यहाँ पर आया था कौर मान जी का, कि कैसे फन स्टडी को जो है वो बनाया जा सकता है, हंसी मजाक या हम कहे कि लाइटर मोड में, किस तरह से इस कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन का हम सदुपयोग कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हर एस्पिरेंट को, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि अपना गोल अपने सामने रखिए। सबसे पहले तो आपका लक्ष्य क्या है, आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आपके पास जो भी वजह है, हर रोज अपने आप को ये वजह याद दिलाते रहिए और हर रोज इस पार्ट को विजुलाइज कीजिए कि आप बहुत जल्दी आपका ड्रीम जो है वो रियलिटी में बदलेगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल एंगल से यदि कहें तो हमारे माइंड को नहीं पता होता है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। तो यदि हम उसको पॉजिटिव फेथ के साथ इमेजिन करेंगे तो एक दिन उस पार्ट में पहुंचेंगे। दूसरी बात, ये जो फन एक्टिविटी के लिए हम घर पर हैं और सब मेंबर्स हैं, हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे जनरली हम इंस्टीट्यूट में एक बड़ी प्रोग्राम करते हैं कि हाँ जी, ये मेरा एक टीम की तरह हम काम कर रहे हैं, ये मेरा टीम मेकर है यहाँ पर, और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसको बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ये शेयर करेंगे। और जैसे कि हमारी स्टेट के हमें बहुत ज्यादा लोकल कस्टम्स, कल्चर्स, फेस्टिवल्स, और हमें ये सब चीजें जो है हिस्टोरिकली अपनी स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो कोविड पीरियड बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है कि हमारे घर में जनरली मैंने देखा है हिमाचल में हमारे पास जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे घर में जो है हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जो है हम वो बातचीत करके पूछ सकते हैं कि आप तब ऐसा क्यों होता था। वो जो एक जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, एनर्जी तो उतनी ही है, चॉइस हमारी है कि हम उसको सीखने के लिए जिज्ञासा में, क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट करें, या हम कंप्लेन और क्रिप कर ले कि ये कोविड है, पता नहीं कब जाएगा, यू नो दैट थिंग। तो फन की एक्टिविटी के लिए तो सबसे जरूरी यही है कि आप जो है पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, लेकिन साथ में जो काम आपको अच्छा लगता है, जो आपको अपनी हॉबीज है आपकी, उसको जरूर आइडेंटिफाई करें और थोड़ा सा समय उसके लिए जरूर निकालें। और एस्पिरेंट्स को जनरली लगता है कि जब जब हम शुरू में तैयारी करते हैं ना मनोज, तो जनरली ऐसा होता है कि हम तो बन ही जाएंगे, हम तो कर ही लेंगे, बड़ी जोश के साथ शुरू करते हैं। तो शुरू में ना हम क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे देते हैं। यदि सपोज करो मैंने आज बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर लिया, थोड़ी धीरे धीरे क्या होता है कि मेरा फिटिक लेवल बढ़ जाता है, मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, फिर मेरी जो जो रेगुलरिटी है ना वो नहीं बन पाती। तो ये जो कोविड टाइम पीरियड में ना आप ना रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए ना, जैसे उसको स्लाइसेस, जैसे हम पिज्जा खाते हैं तो हम उसको खाना होता है तो एकदम से सारा पिज्जा मुंह में नहीं डालते, उसके स्लाइसेस यूज करते हैं। तो स्लाइस अप्रोच यूज कीजिए, उसको छोटे छोटे आवर्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर बीच में ब्रेक लीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, प्लीज एस्पिरेंट्स जो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि कोई दिन ऐसा है, सब ऑल डेज आर नॉट संडे, सब दिन आप बहुत ब्राइट नहीं भी फील करेंगे, प्लीज अपने आप को लेकर ना बहुत जजमेंटल मत हो जाइए। डोंट बी वेरी रूड एंड हार्श टू योर ओन सेल्फ कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, फिर गिल्ट हो गई, फिर अपने आप से नाराजगी हो गई, फिर फ्रस्ट्रेशन हो गई। इट्स ओके, इट्स फाइन। एक पर्टिकुलर दिन यदि आपने ब्रेक ले लिया और रेस्ट कर लिया, या आपने उसको कहीं और यूटिलाइज कर लिया, इट्स ओके। यदि आप बहुत स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। तो अपनी एनर्जीज को जो है वो यूटिलाइज कीजिए। बजाय एट अ स्ट्रेच 6 घंटे पढ़ने के, आप 2-2 घंटे का स्लॉट बना लीजिए। और आप एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ें। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि हिस्ट्री पढ़ी, एक मुश्किल चीज उठा लें जो आपको मुश्किल लगती है, और उसके साथ एक वो चीज उठा ले जो आपको आसान लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। दोनों चीजों को बैलेंस बना के करें। तभी मैंने कहा नेशनल भी पढ़ें, स्टेट भी पढ़ें, करंट भी पढ़ें, कन्वेंशनल भी पढ़ें। तो अपने दिन के जो टाइम टेबल के डिफरेंट हिस्से, डिफरेंट पार्ट्स बना लीजिए आप। जी मैम, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि कितने घंटे जो है वो पर डे हमें देने चाहिए अगर हमें प्रिपरेशंस करनी है, तैयारियां करनी है। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न, बहुत सारे जो एस्पिरेंट सक्सेसफुल भी होते हैं, डेफिनेटली वो कहते हैं कि हमने 1.5-2 साल तक जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक को नहीं छुआ, हम अपने दोस्तों के साथ बाहर तक नहीं गए, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहे।
तो इस बात को आप कितना सही मानते हैं यहाँ पर कि क्या इस तरह की कुर्बानियां भी जो है वो इस तरह के एग्जाम्स के लिए देनी पड़ती है, या ये कहे कि सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, सबके अलग अलग प्लान्स हैं? ओके, आपके पहले सेकंड क्वेश्चन का उत्तर आंसर देते हुए, जैसे मैंने जी पहले भी कहा, एग्जाम की जो अप्रोच और नेचर है उसको समझना जरूरी है। ये जी एग्जाम आपके सिर्फ नॉलेज का और आपके ज्ञान का एग्जाम और टेस्ट नहीं है। ये एग्जाम एक हॉलिस्टिकली आपके एटीट्यूड का, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। जब हम जी दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी कुछ डिस्कशन होती है, नंबर वन। नंबर टू, जी जब हम कहीं बार ट्रैवल करते हैं, मैंने खुद हिमाचल के बारे में जितना भी जान पाया है उस ट्रैवल करके जान पाया। जब हम कहीं जाते हैं, चाहे आप उसको पिकनिक कह लीजिए, जहाँ हम घूमने जाते हैं, आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, यदि हम अटल टनल देखने जाएंगे तो हमें जी देख के जो एक्सपीरियंस होगा, और अटल टनल की टेक्नोलॉजी, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके लिंकिंग पार्ट्स, जो जहां जहां जो सिचुएशंस हैं, एरियाज हैं, जो हमें पता चलेंगे, जितना तब देख के हमें कोक्सर, सिस्सू, ये सब जगहें याद रहेंगी, उतना हमें पढ़ के याद नहीं रहेंगी। ह्यूमन बींग्स की जी टेंडेंसी होती है, जो चीज हम विजुलाइज करते हैं वो हमें बेटर तरीके से याद होती है। दूसरी बात, जी ये जो एग्जाम है, जितना आप एक्सपोजर लेंगे, जितना आप आपस में डिस्कशन करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट जो है वो ब्रॉड होगा। ठीक है? जी जितना आपको लगेगा कि आप कुएं के मेंढक बन के बैठ गए, आप एक किताबी बस ज्ञान और कीड़ा लेके बैठे हैं और आपने 16 घंटे पढ़ाई कर ली, 14 घंटे पढ़ाई कर ली, प्लीज बिलीव मी, आप अपना गोल सामने रखिए। आपको क्या बनना है? आपको एसडीएम बनना है, आपको फील्ड ऑफिसर्स बनना है, आपको सरकार की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी जहां भी पोस्टिंग होगी, आपको उस एरिया के बारे में क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज जो होती है वो ग्राउंड रियलिटी में जाकर पता चलती है। तो जी मैं पर्सनली इस बात से सहमत नहीं होंगी कि हम यदि अब ये कहें कि ये वो दौर है कि जहां हम सिर्फ बस बैठकर जो है अपने आप को बंद कर लें और तैयारी करें, तो सिर्फ उससे हमारी पर्सनालिटी में, हमारे एटीट्यूड में, हमारी लीडरशिप स्किल्स नहीं आएंगी, हमें टीम वर्क नहीं पता चलेगा यदि हम अपने आप को सब चीजों से अलग कर लेंगे, काट लेंगे। दूसरा, आपका जी पहला प्रश्न जो सोशल मीडिया के साथ लिंकेज है, वही बात है कि उसका हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ रिमोट कंट्रोल, उसका यूसेज हमारे खुद के हाथ में है। यदि हम उसको जी कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं तो हमें घर बैठे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। यदि आप एसएनएम जी की वेबसाइट से एचएस करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यदि आप एसएनएम के यूट्यूब चैनल से जो है वीडियोस और लेक्चर्स और इनपुट्स ले रहे हैं, तो नेचुरली आप उस जी टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, right? जी लेकिन आप उसमें, आपको ये पता होना चाहिए वो बटन, वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, ये पता जी होना चाहिए कि इट इज हाई टाइम कि इसको कब हटना है इससे। तो जी इसका मतलब ये, कुछ टाइम डिवोट करके रखिए, कुछ टाइम और जी स्लॉट रखिए सोशल मीडिया के लिए, कुछ टाइम रखिए अपने आप को अनबर्डन करने के लिए, है ना? कभी लग रहा है कि बहुत हैवी हो रहा है, लेकिन मनोज, मुझे जी लगता है कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना, ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, ये जी इतनी ज्यादा, मैं तो इसको कहती हूँ कि ये तो एक रोमांस है। हमारे बड़ी रोमांटिक सी जर्नी हो जाती है ये, जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इतने एंगल से देखते हैं और हम हमेशा इस ऑफ में रहते हैं, ओहो वी गॉट टू नो सो मच। हम इतने जी ओवरवेल्म्ड रहते हैं इंफॉर्मेशन से, हम उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। जिस काम को बिल्कुल करते वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर उससे हमें थकावट होगी, हम बोर होंगे, क्योंकि हमें वो करना जी अच्छा लग रहा है। बहुत जी बारी बच्चे जब ये पूछते हैं कि फिटीक हो गया या बोर्डम होगी, मोटिवेशन, मुझे लगता है मोटिवेशन भी हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं मिलेगी, थोड़े दिन रहेगी फिर जी वो गायब हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि आप अपना जो पढ़ाई कर रही हो आप उसी को एंजॉय करने लग जाए। आप अपना पर्सपेक्टिव ही ऐसा पॉजिटिव बना लें कि आपकी आगे की ऑफिसर बनने की तैयारी अभी से शुरू हो रही है। आप जी बिलीव मी, आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ना इतना एंजॉय करेंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक रहे हैं। आपको लगेगा कि अच्छा ये पढ़ लिया, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे और क्या जी पढ़ना है, प्रोवाइडेड जी आप उसको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। एक ही दिन में 14 घंटे पढ़ने से अगले दिन 4 घंटे भी नहीं पढ़ा जाएगा। हर रोज चार बिल्कुल चार घंटे पढ़ते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। जी। जी। मैम, एक योजना सरकार की है, मेधा जी प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में बहुत बिल्कुल। सारे बच्चे मालूम नहीं है, बहुत सारे बच्चों को मालूमात नहीं है कि ये क्या है, क्या इस योजना के फायदे हैं, किस तरह से जो है वो इसके फायदे लिए जा सकते हैं। क्या आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे मैम?
क्यों नहीं। जो मेधा प्रोत्साहन योजना हिमाचल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इसके तहत बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जितनी भी डिफरेंट जो कोचिंग्स लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएएस के लिए, एचएस के लिए, तो वो अपने जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हिमाचल गवर्नमेंट का इसमें एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इनकम का क्राइटेरिया है, एनुअल इनकम का क्राइटेरिया। देन गवर्नमेंट को आपकी 10th की मार्कशीट की परसेंटेज चाहिए होती है, +2 की मार्कशीट की परसेंटेज चाहिए होती है। उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई होते हैं, आप डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट, जैसे सपोज आई टेक सो मच ऑफ प्राइड शेयरिंग दैट कि गुरुजी कृपा SNM IAS अकेडमी चंडीगढ़ में जो हमारा इंस्टीट्यूट है, तो एट प्रेजेंट हमारे इस इंस्टीट्यूट में 10 से ज्यादा बच्चे जो है, स्पेशली चंबा डिस्ट्रिक्ट से, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, वो इस योजना का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो एचएस की, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भी फीस स्ट्रक्चर रहता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको देती है। तो स्टूडेंट्स को जो है इसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं फील होता, वो बर्डन नहीं फील होता। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और लेकिन जज्बा है और एस्पिरेशन है करने की, तो जब सरकार हमें इतनी अच्छी जो है प्लेटफॉर्म और सहूलियत दे रही है, तो मुझे लगता है कि हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। और ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड है, कर रहे हैं। कुछ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यदि किसी को चाहिए तो वो इंस्टीट्यूट पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, बहुत समय आपका हमने ले लिया, लगभग पौना घंटा होने को आया है। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। तो अभी यहाँ से जाने का भी वक्त है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक टिप जरूर लेना चाहेंगे, जो टिप्स लेना चाहेंगे हिमाचल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका संदेश है? टू ऑल द एचएस एस्पिरेंट्स जो बहुत जल्दी ही ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाएंगे, जब आप अपनी जर्नी शुरू करें बच्चों, तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, अपने आप को सेल्फ डाउट मत करें कि आपसे ये नहीं होगा। हिमाचल एस्पिरेंट्स में जनरली उनका एक कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। उनको लगता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, हमारा मीडियम हिंदी है, उनके पास यदि एक्सपोजर कम है। तो जब आपने जिस पल आपने इस फील्ड के लिए डिसीजन लिया और आपने एंटर किया, उसी मोमेंट जो है आप अपनी जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, आपके जो इफ्स एंड बट्स हैं ना, आप इसको ड्रॉप कर दें। क्योंकि जितना डाउट में रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। नंबर 2, जब आप जैसा भी एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी भी माइंड सेट से मत जाइए। मेंटल सेट मत रखिए कि पेपर कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। अपने आप को ओपन रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। ये बताइए अपने आप को कि जैसी भी सिचुएशन आएगी, जैसा भी पेपर आएगा, मैं उसके लिए सज्ज हूँ, मैं उसके लिए सक्षम हूँ, मेरी उसकी तैयारी है। और तीसरी बात, अपने आप को रिमाइंड करते रहिए कि आपने गिव अप नहीं करना है, आपने बीच में छोड़ना नहीं है इसको, राइट। जहां सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट लीजिए, राइट। लेकिन जो आपने इतनी मेहनत की है, वो आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं जाएगा। यदि कहीं कमी आ रही है, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं मेंटरशिप अवेल करने की जरूरत है, राइट। लेकिन सबसे पहले अपने मेंटल ब्लॉक्स, अपना सेल्फ डाउट, अपने फियर्स ड्रॉप कीजिए। दूसरी बात, अपना फ्रेमवर्क ये रखिए, अपने आप को बता दीजिए कि 1 साल कहीं नहीं गया, 1 साल मुझे इसको करना ही है। लेकिन करना इस तरह से है कि जब एग्जाम दे तो एक ही गो में सारी स्टेजेस क्लियर हो, फिर कहीं स्टेज पे कहीं पर अटकाव ना हो। तीसरा, जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, अपना रीड ही मत करते रहिए, सिर्फ पढ़ते ही मत रहिए, उसको रिवाइज कीजिए, राइट। और अपने आप को टेस्ट करते रहिए। रीड, रिवाइज, टेस्टिंग, इन टूल्स के बिना जो है मुश्किल हो जाएगा आपको ये असेस करना कि आप कितने पानी में हैं, कि अब तक आपने क्या नॉलेज जो है वो गेन की। जी बहुत वैल्यूएबल थॉट्स मैम आपने हमारे साथ साझा किए। हमारी जितनी भी ऑडियंस जुड़ी है, जो इस समय पर देख रही है या फिर इसके बाद देखेगी, डेफिनेटली जो एग्जाम्स अभी होने हैं, हालांकि क्लैरिटी अभी नहीं मिल पाई है कि कब ये एग्जाम्स होंगे, लेकिन उम्मीद है कि शायद अगस्त के माह में यहाँ पर हो पाएंगे। तो जितने भी बच्चे, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी ने आपकी बातों को यहाँ पर सुना। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ साझा किए। आपका तहे दिल से शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपने अपना समय निकाल के मुझे सुना, बट उम्मीद करती हूँ ये गाइडलाइंस और ये डिस्कशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और फ्यूचर में भी आपको लगा कि हमारी कहीं पे भी सेवाओं की आपको जरूरत है तो आप लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत है। सो वंस अगेन लाइफ टाइम्स टीवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सच इंटरेक्शंस मनोज आपके साथ। श्योर श्योर मैम, बिल्कुल जी हमारा सौभाग्य होगा जी। तो अभी लेना चाहेंगे आप सभी से इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर और इस बड़ी बात में आज हमारे साथ निधि सोनी मैम जुड़े हुए थे। आईएएस ट्रेनर है, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। जितना मतलब बहुत सारी चीजें इनके बारे में बताने की है। तो काफी हम कह सकते हैं बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़े थे और हमें मौका मिला कि हम उनके थॉट्स आपके साथ साझा कर पाए। तो आप लोग भी इस लाइव स्ट्रीम को साझा जरूर करें। आपके आस पड़ोस में जो भी लोग यहाँ पर एस्पिरेशन रखते हैं, जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गाइडेंस जो है वो नहीं मिल पाती है, तो मेरे ख्याल से ये सेशन काफी ज्यादा सही उनके लिए रहेगा, काफी ज्यादा वैल्यूएबल उनके लिए रहेगा। अभी लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू एंड बोरिंग। धन्यवाद। जय थैंक हिंद, जय यू। भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सो मच।